अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर तक हमने फ्लूइड स्टैटिक्स को कंप्लीटली डिस्कस किया है। आज हमको पढ़ना है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या था, वहां पर हम फ्लूइड को मोशन के अंदर नहीं रख रहे थे, फ्लूइड रेस्ट के अंदर था। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होगा, फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लो हो रहा होगा फ्लूइड का। अगर फ्लो हो रहा है इसका मतलब वहां पर फोर्सेस इन्वॉल्व है। फोर्सेस इन्वॉल्व है तो वहां फ्लूइड के केस में खास तौर पर प्रेशर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रेशर ही यहाँ पर मूवमेंट का ग्रेडियंट बनता है। कि हमको पता है कि हमेशा फ्लूइड हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगा। अगर वो मूव हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। अगर वो मूव हो रहा है तो वो वर्क भी कर सकता है, उस पर वर्क भी किया जा सकता है। ये सारे फेनोमेना फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हमको देखना है। तो कुछ थ्योरम्स, कुछ लॉज जो फ्लूइड डायनामिक्स को आसान बनाएंगे, पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको दूसरा नाम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम एरिया और वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो क्या चीज होती है और बाकी सारे कैलकुलेशंस करेंगे। लेट कंसीडर एक फ्लूइड है जिसको हम आइडियल फ्लूइड मानते हैं, तो वो इनकॉम्प्रेसिबल होगा। इनकॉम्प्रेसिबल होने के माने क्या कि उसका कॉम्प्रेशन हो नहीं सकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रेशन? कॉम्प्रेशन मतलब वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट होना। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर, जैसे यू आर अप्लाइंग फोर्स टू अ बलून। बलून को आप ब्लो कर रहे हैं तो बलून के वॉल्यूम के अंदर एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये पहला केस हुआ। बलून के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उसका वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से दैट बलून इज अंडर द इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन। तो इनकॉम्प्रेसिबल मतलब क्या, जैसे कि सॉलिड बॉडी, अगर मैं इस बोल्ट पर फोर्स लगाता हूं, नॉर्मल फोर्स, तो आप ये देखेंगे कि इसके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज आया नहीं, इसका वॉल्यूम कॉम्प्रेस हुआ नहीं, कम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। दिस सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड एज अ इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस। तो उसी तरह हम फ्लूइड को मानते हैं कि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है। उसके माने क्या है, अगर हम फ्लूइड पर फोर्स अप्लाई कर दें तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपने वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं करेगा, वो फोर्स को ट्रांसफर कर देगा, अलबत्ता वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता है। कंसीडर करते हैं एक पिस्टन है सिलेंडर के अंदर, कैसे मैं पिस्टन को पुश करता हूं तो हम देखते हैं गैस के अंदर कंप्रेशन हुआ, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स में होता है। तो हम यहाँ पर आइडियल फ्लूइड के बात कर रहे हैं, तो आइडियल फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होता है। उस पर फोर्स अप्लाई की गई तो फोर्स के इफेक्ट से उसमें कॉम्प्रेशन तो होगा नहीं, बाकी सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। हम स्टेडी फ्लो की बात करेंगे यहाँ पर। तो फ्लो स्टेडी है, स्टेडी फ्लो के डिस्कशन इंशाल्लाह उसकी डेफिनेशन में तो आ ही गया। तो स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्लो जिसमें पीछे वाला पार्टिकल अपने सामने वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। तो गिवन सेक्शन के ऊपर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। एक सेक्शन मैंने कंसीडर किया पाइप का इतना पार्ट, तो यहाँ पर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो दूसरा वाला पार्टिकल जब वहां पर आएगा उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। वो फ्लो स्टेडी फ्लो कहलाता है। तो कंसीडर करते हैं एक पाइप जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। मान लो ये पाइप कुछ इस तरह से है। अलबत्ता ये पाइप ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर नहीं है, इसके बाद ये है कि ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर इस तरह का केस नहीं है। ये दोनों भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही है, मतलब जमीन पर इस तरह का पाइप है। और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A2, यहाँ का पहले सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A1। सो A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, इसमें से एक ऐसा फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो कि इनकॉम्प्रेसिबल है। अब जरा ध्यान दें, अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है तो अगर मान लें मैं एक ऐसा पाइप लेता था जिसका क्रॉस सेक्शन सेम है, ये मेरा पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन पूरा का पूरा सेम, यहाँ पे पहला सेक्शन मानता हूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है। यहां से मान ले नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्लूइड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स 100 पार्टिकल्स पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं। फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड डायनामिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो फ्लूइड तो फ्लो हो रहा होगा। तो यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो 100 पार्टिकल्स पर सेकंड। एग्जांपल के तौर पे ये मेरी एग्जांपल है, यहां पर ये फिनोमेना समझने के लिए दी जा रही है, एक्चुअल सिनेरियोस के अलावा कुछ और होता है, सिर्फ आपको इससे कांसेप्ट समझना है। मान ले एट द इंस्टेंट इस सेक्शन से 100 पार्टिकल्स पर सेकंड पास हो रहे थे, मतलब जैसे उम्रा कर रहे हैं, सही चल रही, तो इतनी जगह के अंदर से बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं। अगर यहाँ का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है तो यहाँ भी गिवन इंस्टेंट के अंदर 100 पार्टिकल्स पर सेकंड ही पास होंगे, उससे कम उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे उनकी जो वेलोसिटी रहेगी यहाँ पर भी उनकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जितनी वेलोसिटी से वो यहाँ मूव हो रहे होंगे उतनी ही वेलोसिटी से आगे जाने के बाद भी मूव होंगे। अब जरा ध्यान दें मैं जो बता रहा हूं, मान लीजिए कि हम इस एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं। पहले ये ब्रॉड सेक्शन था, बाद में नैरो सेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। पहले ज्यादा स्पेस अवेलेबल थी, अब कम स्पेस के अंदर वो चीज कन्वर्ट हो रही है। तो क्या होगा, यहां से आने वाला फ्लूइड तो बंद होने वाला है नहीं,
यहां से जो फ्लूइड पहले आ रहा था अब भी उतना ही आ रहा होगा। पहले 100 पार्टिकल्स पर सेकेंड इस सेक्शन से पास हो रहे थे, अब इतने सेक्शन के अंदर ये सारे पार्टिकल, इतने बड़े सेक्शन का एरिया कम हो गया ना, मतलब इतने एरिया के अंदर से कितने पार्टिकल्स को पास होना है, 100 पार्टिकल्स पर सेकेंड, इतने पार्टिकल्स को एक सेकेंड में पास होना है, लेकिन जगह कम हो गई। अगर पार्टिकल पहले इतने 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 दूर थे, अब जब जगह कम हो चुकी है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। जिस तरह आप हाई ट्रैफिक रीजन में देखते हैं कि एक रोड है जिसके ऊपर ट्रैफिक कम है, अब वही रोड अगर ब्रॉड हो, अगर ब्रॉड थी अगर वो नैरो हो जाए, बहुत छोटा सा सेक्शन हो जाए, तो वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक जाम? बहुत सारे व्हीकल बहुत कम डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। क्या लिक्विड में भी ऐसा फिनोमेना होगा? बिल्कुल होगा। लिक्विड का फ्लो और ट्रैफिक का फ्लो एक ही तरह के सिनेरियो है, एक ही रूल अप्लाई होते हैं। तो बात यह है कि यहां आने के बाद लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, इसका मतलब लिक्विड कॉम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन हमने कंसीडर किया है कि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है। अब लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल भी रखना है, और यहां लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल रखना और साथ ही एरिया को भी कम करना है, तो क्या चीज बदलेंगी? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने क्या है, सिनेरियो क्या हो रहा है, पहले एरिया इतना था, एक फिक्स पार्टिकल से फिक्स वेलोसिटी से पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, अब एरिया नैरो हो गया, एरिया की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ऑब्वियस बात है कि जितने पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे वो एक दूसरे के करीब 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 आ जाएंगे, क्योंकि इतना एरिया तो गायब ही हो गया। अभी यहाँ पे तो ये चीज अवेलेबल ही नहीं है, पाइप ही पूरा का पूरा नैरो हो चुका है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अलबत्ता अगर पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसके माने ये है कि फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है। अलबत्ता हमने कंसीडर किया कि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है। अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, इसके माने ये है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब नहीं आते, तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहां की वेलोसिटी जितनी थी, यहां की वेलोसिटी यानी v डैश इज ग्रेटर देन v हो जाएगी। यहां पे पार्टिकल्स जल्दी मूव कर लेंगे। अगर वो जल्दी मूव करेंगे तो फिर उनके लिए कंप्रेस होने की जरूरत नहीं है ना। मान लो यहां पे 100 पार्टिकल्स पर सेकंड पास हो रहे थे, यहां पर 200 पार्टिकल्स पर सेकंड पास होने लगे, तो जो पार्टिकल करीब करीब आ गए तो उनको जगह मिल गई ना। अगर उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो काम बन गया। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, वही नैरो सेक्शन के अंदर गाड़ियां जल्दी जल्दी जाने लगी और ब्रॉड सेक्शन के अंदर स्लो चलने लगी, तो क्या होगा? स्लो सेक्शन में जितना ट्रैफिक का कंसंट्रेशन है उतना ही नैरो सेक्शन के अंदर हो जाएगा, ब्रॉड में जितना है उतना ही नैरो के अंदर हो जाएगा। यही काम यहां पर होता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, वैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम यहां पे लेंगे कि सेक्शन ए के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू v1 है और सेक्शन 2 के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू v2 है। ठीक है यहां तक? ओके। अब देखिए ये पाइप हमारा, इसके अंदर कोई दूसरी चीज ऐड नहीं है, मतलब यहां से कोई दूसरा पाइप नहीं है, इसका मतलब पानी के लिए निकलने की और पानी के लिए ऐड होने की जगह कोई बची नहीं। अगर पानी इस सेक्शन को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, इस सेक्शन में कोई दूसरा पानी आ नहीं सकता, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक सेक्शन कंसीडर करूं जिसका डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो इतने सेक्शन के अंदर एक सेकेंड में जितना मास फ्लो हो रहा होगा, इतने सेक्शन में एक सेकेंड में जितना मास फ्लो हो रहा होगा, यहां आने के बाद गिवन सेक्शन के अंदर से उतना ही मास फ्लो हो रहा होगा। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? जरा समझें, यहां आने वाला मास और यहां से निकलने वाला मास, मतलब मास इंटरिंग द सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास लीविंग द सेक्शन, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो कंप्रेशन इन द फ्लूइड। अगर फ्लूइड में कोई कंप्रेशन नहीं है तो ये चीज होगी कि जितना मास आएगा उतना मास निकलना कंपलसरी है, क्योंकि बीच में भी फ्लूइड है। जितना मास यहां से इंटर होगा एक सेकेंड में, उतना ही मास एक सेकेंड में यहां से निकलना चाहिए, लीव द सेक्शन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कुछ और नहीं है बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर ज्यादा मास आने लगा, कम मास जाने लगा, मतलब बीच में मास कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि हो नहीं सकता। अब भाई पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, बीच में पानी कहां रुक सकता है? पानी तो आगे बढ़ते रहने चाहिए ना। यही काम यहां पे होगा, जितना फ्लूइड एक सेकंड में इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड एक सेकंड में लीव करेगा सेक्शन के ऊपर से। अगर ये चीज है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मास फ्लो रेट दैट मींस dm divided by dt at section 1 must be equals to dm divided by dt at section 2। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? फाइन, तो ये चीज तो हमारे सामने आ गई। अब मुझे बताओ, मास को हम लिक्विड को आमतौर पे मास के बजाय वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं, तो हम यहां पर मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताओ डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब मास का फॉर्मूला क्या मिलेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या मैं यहां पर मास एट सेक्शन 1 को उस सेक्शन की डेंसिटी और उस सेक्शन के वॉल्यूम से डिवाइड कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं?
तो dm by dt को क्या लिखेंगे, dm यानी मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एट सेक्शन 1 डिवाइडेड बाय dt लिख सकता हूं, ये सेक्शन 1 के लिए। उसी तरह सेक्शन 2 के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय dt फॉर सेक्शन 2। क्या इस तरह लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो मुझे इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है और उसकी लेंथ पता है। क्या मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं? चलिए देखते हैं। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला मिलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है तो यहां A1 ले लो और लेंथ को हमने D1 कंसीडर किया है इसलिए D1 ले लो डिवाइडेड बाय dt फॉर सेक्शन नंबर 1। अंडरस्टैंड इतना? देखो यहां का सेक्शन का एरिया A1 और उसकी लेंथ हमने D1 मानी है, तो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। तो डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू D1 डिवाइडेड बाय dt एट सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू A2 इनटू D2 डिवाइडेड बाय dt फॉर सेक्शन 2। क्या ये चीज सही है? सेक्शन 2 के लिए वो चीज अप्लाई होंगी। अब जरा ध्यान दें, एरिया तो सही है, डेंसिटी को डेंसिटी लिखता हूं, एरिया को एरिया लिखता हूं। D1 क्या है? D1 है लेंथ। लेंथ को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं तो क्या मुझे इस सेक्शन की वेलोसिटी यानी v1 मिल जाएगी। उसी तरह d2 को अगर मैं dt से डिवाइड करूं तो क्या मुझे इस सेक्शन की वेलोसिटी यानी v2 मिल जाएगी। अरे बाबा लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी मिलना ही है। इसका मतलब मैं d1 डिवाइडेड बाय dt को v1 से रिप्लेस कर सकता हूं और यहां का डेंसिटी इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस बाय टाइम, यहां का डिस्टेंस बाय टाइम इसको मैं यहां की वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके ठीक है। अगर हम मान लें कि हमारा सेक्शन 1 के ऊपर डेंसिटी ρ1 थी और सेक्शन 2 पे डेंसिटी ρ2 थी, तो यहाँ पे ρ1 ρ2 आ जाएगा, यहाँ पे ρ1 ρ2 आ जाएगा। इसके माने ये है कि सेक्शन 1 पे डेंसिटी ρ1 है और सेक्शन 2 के ऊपर डेंसिटी ρ2 है, लेकिन हमने कंसीडर किया है कि हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड? जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, मास चेंज नहीं हो सकता, तो डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती तो ρ1 ρ2 लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मींस फॉर कांस्टेंट डेंसिटी और फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी विल गेट कैंसल। इसका मतलब A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2D। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। A1 मतलब पहले सेक्शन का वॉल्यूम, सॉरी A1 मतलब पहले सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 मतलब उस सेक्शन पे फ्लूइड की वेलोसिटी, A2 मतलब दूसरे सेक्शन पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और V2 मतलब उस सेक्शन की वेलोसिटी। तो अगर आपको दे दिया कि एक सेक्शन है उसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे फ्लूइड मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, बाद में जाके ये नैरो के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे उसका एरिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड मूव करेगा। आपने देखा होगा पानी भरते हुए हम चाहते हैं कि हमारा फ्लूइड दूर तक जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा सा दबा देते हैं, पाइप को दबाना जिसे कहते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये सेक्शन नैरो सेक्शन में कन्वर्ट होगा, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब गिवन टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस के पीछे हम यही करते हैं, सिर्फ हमको पता नहीं था कि हम करते क्या है, तो हम फॉलो करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। एरिया की वैल्यू को बदलने से वेलोसिटी की वैल्यू बदली जा सकती है, ऐसा कि उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहे, ऐसा कि उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहे। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन द 2D। क्या ये बात आपको समझ आई? बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा हूं मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं। तो मान लीजिए ये हमारा पहला सेक्शन है और ये हमारा दूसरा सेक्शन है। तो पहले सेक्शन पे क्या होगा, A1 V1 मस्ट बी इक्वल्स टू A2 V2। पहले सेक्शन का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी है 5, दूसरे सेक्शन का एरिया है 2, वेलोसिटी हमको पता करना है, दैट मींस 25, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस विल बी V2, दैट मींस V2 इज इक्वल्स टू 12.25 मीटर्स पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट सेक्शन 2। पहले सेक्शन पे वेलोसिटी 5 थी, दूसरे सेक्शन पे डबल से भी ज्यादा हो गई, 12.25 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बन चुकी है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एरिया को रिड्यूस करने का काम किया। उसी तरह आप ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को रिड्यूस करना है तो आप क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दो। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये हमारा पाइप है इस तरह का, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A3। यहाँ की वेलोसिटी गिवन है V1, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है पता करो, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है पता करो। हो सकता है ना, 3 एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का, अगर यहाँ की एरिया, यहाँ की वेलोसिटी गिवन है, एरिया अवेलेबल, वेलोसिटी अवेलेबल, यहाँ का एरिया अवेलेबल, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पहली मर्तबा अप्लाई करके V2 पता कर सकते जो कि अननोन हो।
और अगर A3 अवेलेबल हो तो हम V3 भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह गिवन पाइप के अंदर अलग अलग क्रॉस सेक्शनल पर कितनी वेलोसिटी होंगी वो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमने आज सीखा। कंटिन्यूटी इक्वेशन में कुछ और भी चीजें हैं, एक है मास फ्लो रेट और एक है वॉल्यूम फ्लो रेट। मास फ्लो रेट को हम कहते हैं dm डिवाइडेड बाय dt। तो हमने ये चीज देखी है कि अगर हम कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन कम फ्रॉम dm बाय dt। पहले सेक्शन के ऊपर जितना मास फ्लो रेट है दूसरे सेक्शन पे उतना ही मास फ्लो रेट है, प्रोवाइडेड दैट फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो जितना एक सेकंड में मास यहां से फ्लो होगा उतना ही एक सेकंड में मास यहां से भी फ्लो होगा। ऑब्वियस बात है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट्स दैट at a given pipe, in a given pipe, if the fluid is incompressible, then the mass flow rate of the fluid at any cross section is uniform। किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर आप आ जाओ, ये वैल्यू dm by dt आपको हर क्रॉस सेक्शन पर सेम मिलेगी। इसका मतलब dm by dt ये चीज कांस्टेंट होंगी। dm by dt कांस्टेंट है, इसका माने ये नहीं है कि a into v कांस्टेंट। देखो dm by dt की वैल्यू फाइनल a into v आ रही है तो dm by dt को मैं a into v से रिप्लेस कर सकता हूं। सो a into v का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। इसके माने ये नहीं है कि एरिया सेम रहेगा, इसके माने ये नहीं है कि वेलोसिटी सेम रहेगी, इसके माने ये है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम रहेगा हर क्रॉस सेक्शन पर। इस बात को जरा समझें। जैसे कि प्रोडक्ट की वैल्यू 12 है, 12 का प्रोडक्ट लाने के लिए 12 into 1 कर सकता हूं, 6 into 2 कर सकता हूं, 4 into 3 कर सकता हूं, 3 into 4 कर सकता हूं, 2 into 6 कर सकता हूं, 1 into 12 कर सकता हूं। ये सारों का प्रोडक्ट सेम आने वाला है। 12 6 में कन्वर्ट हुआ, 1 2 में कन्वर्ट हुआ। उसी तरह एरिया की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, लेकिन उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या स्टेट करती है कि द रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ मास या मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड एट एनी क्रॉस सेक्शन will be uniform provided that fluid is incompressible। ये पहली चीज आपको याद रखना है। इसी को दूसरे अल्फाज में वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। वॉल्यूम के माने क्या, जैसे यहां पर आ जाओ, ये एरिया है ना और ये वेलोसिटी है, तो एरिया एट सेक्शन 1, वेलोसिटी को मैं सेक्शन 1 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकता हूं। उसी तरह यहां पे एरिया 2 into distance 2 divided by time, area into distance that means volume, that means v1 divided by t is equals to v2 divided by t। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि dm by dt जिस तरह सेम है उसी तरह dv by dt की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि ये यहीं से तो आया है। dm by dt को हमने v by t में कन्वर्ट किया, मतलब जितना dm by dt होगा उतना ही dv by dt होगा। dv by dt को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। dm by dt मास फ्लो रेट, dv by dt वॉल्यूम फ्लो रेट कहलाया जाता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट बनेगा द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एट एनी क्रॉस सेक्शन विल रिमेन्स यूनिफॉर्म। और ये दोनों टर्म को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, जिसको डिनोट करेंगे क्यू से। तो अगर आपको क्यू निकालने के लिए कहता है रेट ऑफ फ्लो, क्यू इज इक्वल टू फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो, और उसके अंदर जो दूसरे दो टर्म आए dm डिवाइडेड बाय dt, इसके माने क्या है मास फ्लो रेट, और dv बाय dt के माने क्या है वॉल्यूम फ्लो रेट। सो ये दो टर्म आपको याद रखना है, मास फ्लो रेट क्या है और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है। अगर आपको पूछता है कि dm बाय dt कैलकुलेट करो, फ्लो रेट कैलकुलेट करो या वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करो, तो आप एक ही चीज कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस एरिया इनटू वेलोसिटी। सो q का फार्मूला बनता है a इनटू v। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो q का यूनिट बनता है मीटर क्यूब पर सेकंड। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर आपको फ्लो रेट निकालने के लिए पूछा जाए। फ्लो रेट निकालना है मतलब क्या, आपको वॉल्यूम का एक सेकंड में कितना वॉल्यूम पास हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। फ्लूइड एक्यूमुलेट हो नहीं सकता, मतलब मास की वैल्यू एक्यूमुलेट नहीं हो सकती, उसी तरह वॉल्यूम एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड दैट द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। अलबत्ता दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है। तो इस इक्वेशन में कुछ हम एडिशनल टर्म्स लेकर आ जाएंगे, जो कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो वहां पर आपको स्टडी करना है। यहां तक के लिए स्टैंडर्ड 12 तक के लिए इतना काफी है। दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन द 2D। आपको याद ये रखना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालना कैसे है। a1 b1 = a2 b2। dm by dt निकालने के लिए पूछ सकता है, तब भी आप यही निकालेंगे।
डीवी बाई डीटी निकालने के लिए पूछ सकता है, तब भी आप एरिया इंटू वेलोसिटी ही करेंगे, या तो आपसे फ्लो रेट निकालने के लिए पूछ सकता है, तब भी आप एरिया इंटू वेलोसिटी ही करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे।